सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज HD विजिट कीजिए। सबसे पहले आप खबर आपको दें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ कैसे बाहर चले गए, पंजाब हुकूमत को इंक्वायरी करनी चाहिए। वजारत दाखिला को नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए। नवाज शरीफ के बाहर जाने से PTI के बयानियों को धचका पहुंचा है। जिस तरह नवाज शरीफ बाहर गए, अवाम और रियासत दोनों की तौहीन है। वो सबको फ्रॉड लगाकर बाहर गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ कैसे बाहर चले गए, पंजाब हुकूमत को इंक्वायरी करनी चाहिए। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बात की गई। सर, अभी भी नवाज शरीफ के बाहर जाने की हड्डी गले में अटकी हुई है। कैसे देखते हैं आज के बयान को फवाद चौधरी के? ये हड्डी ऐसी है जो इनसे ना निकली जा रही है और ना ही इनसे उसको यानी उल्टी करके बाहर फेंकी जा रही है। ये हड्डी इन्होंने खुद ही बताई थी और खुद ही ये इनको निकालनी पड़ेगी। ये जब फवाद चौधरी साहब बात करें या कोई दूसरे तर्जुमानों की फौज बात करे इस हवाले से, या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बात करें, तो वो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि उनके जाने का रास्ता खुद इनकी हुकूमत और इनके कारिंदों ने जो है वो साफ किया था। अगर आपको याद हो तो यास्मीन राशिद साहबा जो पंजाब की वजीर सेहत है, वो बाकायदा 11 बजे सुबह बैठ के एक हेल्थ बुलेटिन जारी करती थी और उन्होंने पूरी कौम को ये बताया कि वो बहुत शदीद बीमार हैं और उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, उनको बाहर जाना चाहिए। उसके बाद एक बोर्ड बनाया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, जिस बोर्ड ने भी कहा कि उनकी तबीयत बहुत शदीद नासाज है, उनको फौरी तौर पर बाहर भेज देना चाहिए। फिर भी यकीन नहीं आया इमरान खान साहब को, तो उन्होंने अपने जो खास उनके शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस वक्त, अब हेल्थ पर एडवाइजर हैं, उनको कहा कि जाके कंफर्म करके आएंगे सारी रिपोर्ट्स के ठीक हैं कि नहीं ठीक है। उन्होंने आके वापस उन्हें बताया कि सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। फिर अदालत ने उनकी जमानत ले ली, फिर इन्होंने उसको बाकायदा एक फैसले के तहत बाहर जाने की इजाजत दी। और अब ये जिस तरह बिल्ली खंबा नोचती है, अपने अपने मुंह हाथ पैर नोच रहे हैं, क्योंकि वो वहां बैठ के उनके लिए एक तरह का अजाब बने हुए हैं कि PDM मूवमेंट के पीछे हुकूमत ये समझती है कि नवाज शरीफ का पैसा है, नवाज शरीफ का बयानिया है, इसलिए उन्हें फिर से नए सिरे से ये तकलीफ लाक हो गई है। कहीं वो यानी उनको वाज़ेह तौर पे ये पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। कभी वो पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान करते हैं शेख रशीद साहब, जिसका मतलब ये है कि वो आना भी चाहे तो वतन वापस नहीं आ सकते। ये अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसी है हुकूमत की, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। जहां तक नवाज शरीफ के बाहर जाने का ताल्लुक है, मैं इस हद तक तो इत्तफाक करने के लिए तैयार हूँ कि शायद इन्हें पता ही ना हो कि ये इंतजाम हुए कैसे हैं। और वो आपको पता है, एक तासुर ये है कि द पावर दैट बी, जिसे हम मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, कोई कहता है खलाई मखलूक है, कोई कहता है वो मुख्तदर हल्के हैं, कोई कुछ कहता है। उन्होंने इंतजाम किया था इसलिए कि याद होगा आपको, ये भी रिपोर्ट हुआ था कि जेल में जाके 4 साबका जनरलों ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी कोर्ट लखपत में। तो ये सब कुछ अगर आप सामने रखें तो ना इनको आप भेजना इनके बस में था और ना ही उसका वापस लेके आना इनके बस में है। इंक्वायरियां करेंगे तो खुद अपने आप को ही मजीद जो है वो बनाना करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब साथ रहेगा। सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने भी मैं ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, 3 साल गुजर गए हैं हुकूमत को, अभी भी परेशानी ही सिर्फ नवाज शरीफ बाहर कैसे गए। किस तरह देखते हैं इस फिक्र को, कितनी अहम है ये फिक्र पाकिस्तान के लिए? पहले तो मैं ये कहूंगा कि सलीम बुखारी साहब ने बड़ा जामे अहता किया है सारे मौजू का, और ये भी उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से लेकर डॉक्टर फैसल सुल्तान तक, यानी कि इनके अपने हुकूमत के जो स्टेक होल्डर हैं वो भी इस सारे प्रोसेस में शामिल थे। और वो लेबॉर्टरी रिपोर्ट्स हैं, वो एक जगह से थोड़ी हुई हैं। और जितने जो सरसी साल के प्रिंसिपल थे, डॉक्टर महमूद अयाज, बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, वो सारी सूरत देख रहे थे और वो नवाज शरीफ साहब की सेहत बहुत तेजी से गिर रही थी। होना तो ये चाहिए था, मैं यहाँ ये बात ऐड करके आगे बढ़ता हूँ, होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून बिलखसूस और अपोजिशन जमातें ये मुतालबा करती कि आखिर नवाज शरीफ साहब को दौरान हिरासत ऐसा क्या दिया जा रहा था कि वो मौत के मुंह में पहुंच चुके थे। खुद मुस्लिम लीग नून के लोगों से हमने ये कहते हुए सुना कि किसी भी टाइम को बुरी खबर आ सकती है। तो ये हालात कैसे बने थे बजाय इसके, और ये चाहिए था उन्हें कि इस बात पर एम्फेसाइज करते, लेकिन जब वो निकल के बाहर चले गए लंदन और हुकूमत के फैसले के नतीजे में, अदालती हुक्म के नतीजे में, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उस हवाले से जो किरदार अदा किया, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ को मिस हैप हो और उनके खाते में पड़े। तो ये तो सारा उसका एक पस मंजर था।
और जहां तक बात यह है नवाज शरीफ साहब का नाम लेने की, तो बात बड़ी सादा सी है। अगर कोई कहता है कि भाई नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई और आज भी वो रो रहा है बैठ के, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा दें कि सियासत किसकी जिंदा है और किसकी खत्म हो रही है। इनके पास करने के लिए काम कोई नहीं है, परफॉर्मेंस जीरो है, अपने लाने वालों को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। दाखिली महाज हो या खारजी महाज हो, हर जगह पर नाकामियां नाकामियां नाकामियां। अभी आपने देखा जो चीनी के मामले पर जो शर्मनाक सूरत हाल पैदा हुई है, बड़े फख्र से मुबारकबाद दी गई सबको। बिल्कुल ठीक है नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि वफाकी काबीना किसी सूबाई मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। जजायर सूबाई हुकूमत का हक होते हैं, वफाक को जजायर की चाइना कटिंग नहीं करने देंगे। वो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वफाकी काबीना किसी सूबाई मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत का इख्तियार उन इशूज के ऊपर है जो कि पार्लियामान जिसकी कानून साजी कर सकता है। हर सूबे की हद आर्टिकल 1 में आईने पाकिस्तान ने डिफाइन कर दी है। उस हद के अंदर जो जमीन है वो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, वो सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत है। आइलैंड जो है जो सूबाई सिंध की कोस्ट पर है, ये सूबाई सिंध की हुकूमत की मिल्कियत है। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हमारे जलसे शराफत की जुबान में आपसे कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ दें, अगर नहीं मानेंगे तो तूफान बर्पा होगा। सिलेक्टेड को हटाकर दम लेंगे, वोट चोरी करके आने वालों को अवाम पर मुसल्लत होने का कोई हक नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में यहूदियों, कादियानियों और हिंदुओं ने तुम्हारी माली मुआवनत की। उन्होंने मजीद कहा कि ये मोदी की जीत की दुआ करते थे, मोदी ने कश्मीर का मसला ही हल कर दिया। पहले हम पूरे कश्मीर की बात करते थे, अब हमने गिलगित को भी कश्मीर से अलग कर दिया। वो लोराराई में जुलसे से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में जमहूरी फजाओं की बहाली के लिए है। हमारी ये जंग आईन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और कानून की अमलदारी के लिए है। और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस मकसद के लिए एक प्लेटफार्म पर हैं। एक मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे में आज कौम एक प्लेटफार्म पर है। धांधली की पैदावार हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। वोट चोरी करके आने वाली हुकूमत उसे मजीद कौम पर मुसल्लत होने का कोई हक हासिल नहीं है। और इंशाअल्लाह हम ये गस्ब किया हुआ हक वापस लेकर रहेंगे और इस मुल्क पे अवाम की मर्जी की हुकूमत कायम होकर रहेगी इंशाअल्लाह। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के बाद पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी हमें तफसीलात फराहम नहीं कर रही, हुकूमती अरकान केस पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के बाद पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी हमें तफसीलात फराहम नहीं कर रही, हुकूमती अरकान केस पर असरअंदाज हो रहे हैं। आज पहली दफ़ा 11 बजे ये इजलास बुलाया गया और उसके बाद इजलास में हमने भरपूर ही अपनी जो रिजर्वेशंस हैं हमने आज रिकॉर्ड भी कराई हैं और बारहा कराते रहे हैं। और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद एक ऑर्डर पास किया है कि जो तमाम दस्तावेज़ात इस केस के हवाले से जो सामने आई हैं वो इनके साथ शेयर की जाए। उसमें वो पब्लिक नॉलेज में है, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो हमसे क्यों नहीं शेयर कर रही? तो हमने उस पर भरपूर आज किया, हमने कानून की शिकें उनको बताई। और उसके बाद कि जब 23 बैंक अकाउंट पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के स्टेट बैंक के ज़रिए बरामद हुए हैं, वो कमेटी लिख के देती है कि जी ये अकाउंट तो हम आपको दिखाएंगे भी नहीं, बाकी जो मामलात हैं वो अगर हम आपको दिखा लें हम आपको देंगे नहीं। हमने कहा ये हमारा कानूनी हक है और ये इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये जो कमेटी है ये किस गुनाह पे पर्दा डाल रही है, ये क्यों ये अकाउंट छुपा रही है? उनका तो फ़र्ज़ है। आज भी कमेटी की प्रोसीडिंग्स के दौरान
मैंने बावसूख अंदाज में उनको कहा कि उन्होंने कहा कि जी हम आपको ये डॉक्यूमेंट, मैंने कहा आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें क्यों नहीं दे रहे, आपने लिख के कहा है कि ये पीटीआई के दबाव पे, यानी जिस इदारे की तहकीकात हो रही हैं उनकी जो तहकीकात हो रही है, जो मुल्जिम है वो तहकीकाती अमल पे इतना असरअंदाज हो रहा है कि वो तहकीकात को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चला रहा है, तो फिर तहकीकात कैसे मुकम्मल होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 अगस्त को 2020 को हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसकी तस्दीक कर चुका है। वो कहता है कि कमेटी को कहता है कि आपने अभी तक सबूत की तस्दीक क्यों नहीं की, अभी तक आपने तहकीकात क्यों नहीं की। मसलन सऊदी अरब से करोड़ों रुपए आए, जुल्करनैन अली खान जुलटेक का जो मालिक है, जो आज यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का चेयरमैन है, वो वीडियो पे कहता है कि मैंने पीटीआई के लिए इतनी बड़े पैमाने में फंडिंग की है। वो वीडियो रिकॉर्ड का हिस्सा है। पीटीआई के मामला जो कागजात हैं, मेंबरशिप है, वो इसका हिस्सा है। आज तक उसको बुलाया नहीं, उसकी तस्दीक नहीं करी। तो जब आप शहादत की तस्दीक नहीं करेंगे तो ये अमल जाएगा। तो हमने बड़े भरपूर आज एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। दौरान समाअत इंतखाब से मुतालिक आइन के आर्टिकल्स का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आइन में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार दर्ज नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के इलेक्शन ऐवान खुद कराता है। मजीद कार्रवाई कहां तक पहुंची, अमानत गशकोरी हमारे साथ है। अमानत बताएगा अदालती कार्रवाई। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक केस की समाअत जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल दिए। उनका ये कहना था कि आइन में वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की जो इंतखाबात हैं उनका तरीकाकार वज़ा नहीं किया गया और ये नहीं बताया गया कि उनका जो इंतखाब है वो खुफिया वोटिंग से होगा या ओपन बैलेटिंग से। अटॉर्नी जनरल ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि ओपन बैलेटिंग के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया है और सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद पार्लियामेंट जो है इसका फैसला करेगी। जिस पर जैसे याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि ये मामला सियासी है, तो सियासी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय क्यों ले रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सियासी मामला नहीं है और इस तरह के जो मामला थे इन पर सुप्रीम कोर्ट माजी में भी राय दे चुकी है और बहुत से सियासी रहनुमाओं को नाअहल भी किया गया है और नाअहली से मुताल्लिक जो केस थे वो भी सुप्रीम कोर्ट सुन चुकी है और उनकी तशरीह भी कर चुकी है। तो इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकती है। ताहम हतमी जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट ने करनी है, जिस पर केस की मजीद जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा आसिफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, रहनुमा नूर लीग ख्वाजा आसिफ के करीबी साथी अरशद वड़ाइच और कशमाला तारक के दरमियान रकूम की मुंतकली पर नैब हरकत में आ गया। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ का रकम मुंतकली से ताल्लुक है या नहीं, नैब तफ्तीश कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ हैं। जी सऊद, बताएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। आज बिल्कुल ख्वाजा आसिफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके करीबी साथी अरशद वड़ाइच और लीगी रहनुमा कशमाला तारिक के दरमियान जो 12 करोड़ रुपए मुंतकली हुई है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर तहकीकात का फैसला कर लिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक 12 करोड़ रुपए ख्वाजा आसिफ के हैं या नहीं, इसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि कशमाला तारिक ने साल 2015 में मुबैना तौर पर 12 करोड़ रुपए की 3 ट्रांजैक्शन ऑनलाइन अपने अकाउंट में वसूल की। ये ट्रांजैक्शन ख्वाजा आसिफ के करीबी साथी और मुस्लिम लीग के एमपीए अरशद वड़ाइच ने कशमाला तारिक के अकाउंट में मुंतकिल की। कशमाला तारिक ने 12 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए साल 2015 और 2016 में निकलवाए। इस हवाले से नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पहले तो ये डिटरमिन किया जाएगा कि क्या ये पैसा ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के अकाउंट में मुंतकिल करने के लिए कहा या नहीं, उसके बाद ही जो कशमाला तारिक हैं और अरशद वड़ाइच हैं उनको तलब किए जाने के इम्कान है। जी शुक्रिया सऊद भट्ट। और यहाँ आपको बताएं, कराची में स्टील मिल चेयरमैन के घर के सामने एहतजाज तूल पकड़ने लगा है। मुजाहिरीन ने भी तवील धरने की तैयारी शुरू कर दी है। लाउड स्पीकर, टेंट, कनात लगा दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात तनवीर बहलीम से जान लेते हैं। तनवीर, अपडेट कीजिएगा। जी, स्टील मिल्स के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनका आज एहतजाज का तीसरा रोज़ है। वो चेयरमैन स्टील मिल्स के घर के सामने इस वक्त 3 रोज से मौजूद हैं। 50 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ही स्टील मिल्स इंतज़ामिया और ना ही वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का मुजाहिरीन से रब्ता किया गया है। तो दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर धरने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई। आप रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है। मर्द खवातीन के अलग अलग कनाते लगाकर उनको बिठाया जा रहा है और बज़ाहिर ये पैगाम दे रहे हैं स्टील मिल इंतज़ामिया को कि ये यहाँ
पर कई दिन बैठने को तैयार है जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जाती है और जो यहाँ के स्टील मिल्स के रहनुमा है मुलाजमीन के, उनकी जानिब से तकारीर की जा रही हैं और हुकूमत वक्त को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और स्टील मिल चेयरमैन के घर के सामने ये मुजाहरा हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है। मुजाहिरीन मुकम्मल तैयारी करके आए हैं कि अब उन्होंने यहाँ से उठना नहीं है। मुजाहरे में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं और उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से सर्द मौसम में खुले आसमान तले अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो पीछे नहीं हटेंगे। जी तनवीर बहली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिंध असम्बली में सईद गनी इज़हार ख्याल कर रहे हैं, उसको ये बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश ये है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं इन स्कीम्स के, उनके हम स्केल को बढ़ाएं, उनकी तादाद को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और जो ऐसे मंसूबे हैं जिस पे लागत ज़्यादा आती है और बेनिफिशरीज़ कम होते हैं, वो शायद आगे चल के हमें कर्टेल करने पड़े। इस पर अभी डिस्कशन हमारा हो रहा है। जी आगे पूछते क्या आपने सर ये कहा कि सिंध असम्बली का इजलास जारी है, आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान क्रिकेट में अब भी सबसे आगे। आईसीसी ट्विटर सर्वे में इमरान खान बेहतरीन कप्तान करार पाए। सर्वे में 47.3% ट्विटर सारिफीन ने इमरान खान के बेहतरीन कप्तान होने पर बहुत सब कर दी। विराट कोहली दूसरे नंबर पर रहे। तो आपको बता रहे हैं इमरान खान क्रिकेट में अब भी सबसे आगे हैं। आईसीसी ट्विटर सर्वे में इमरान खान बेहतरीन कप्तान करार पाए। सर्वे में 47.3% ट्विटर सारिफीन ने इमरान खान के बेहतरीन कप्तान होने पर मोहर साबित की। विराट कोहली दूसरे नंबर पर रहे। विराट कोहली दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर इमरान खान। इमरान खान क्रिकेट में अब भी सबसे आगे, यानी क्रिकेट के बादशाह। आईसीसी ट्विटर सर्वे में इमरान खान बेहतरीन कप्तान करार पाए। सर्वे में 47.3% ट्विटर सारिफीन ने इमरान खान की बेहतरीन कप्तान होने पर मोहर सब्त कर दी। विराट कोहली दूसरे नंबर पर। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने प्रिंसिपल कराची ग्रामर स्कूल को बरतानिया से पाकिस्तान आमद का इजाजतनामा जारी कर दिया। आर्जी सफरी पाबंदियां जान समन की वापसी में रुकावट थी। तफसीलात के लिए नुमाइंदा 24 न्यूज अशरफ खान से बात करते हैं। जी अशरफ से भी बात करते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने प्रिंसिपल कराची ग्रामर स्कूल को बरतानिया से पाकिस्तान आमद का इजाजतनामा जारी कर दिया। आर्जी सफरी पाबंदियां जान समन की वापसी में रुकावट थी। अशरफ खान बताएगा इस बारे में। जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल को बरतानिया से पाकिस्तान आमद का इजाजतनामा जारी कर दिया है। कोविड के बाईस आर्जी सफरनामे पाबंदी जॉन सिमन की वापसी में रुकावट थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानिया के जो जॉन सिमन है उसकी वापसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जॉन सिमन को 16 जनवरी को पीआईए की चार्टर्ड परवाज PK 9702 से मैनचेस्टर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जॉन सिमन को कोरोना SOP पर अमल दरामद सख्ती से अमल दरामद करना होगा, ये सिविल एविएशन का कहना है। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान आमद से पहले कराची ग्रामर स्कूल इंतजामिया की जानिब से एविएशन को दरख्वास्त की गई थी कि उनको कहानी की इजाजत दी जाए। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। महमूदाबाद नाले को मॉडल नाले में तब्दील करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से ऑपरेशन 10वें रोज भी जारी है। तजावुजात को मस्मार करने के लिए कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार है। अब तक कितने किलोमीटर इलाका क्लियर हो चुका है, ये बताएंगे नवीद सिद्दीकी। जी नवीद, बताइए इस ऑपरेशन से मुतालिक। जी बिल्कुल, महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी है। आज ऑपरेशन का जो है 10वां रोज़ है, जिसके दौरान अब तक जो तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब जो पक्की तजावुजात थी उनका जो खात्मा किया जा चुका है। उसमें जो मुतादिद मकानात और दुकानें थी जिन्हें मस्मार किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी। उनसे मालूम करेंगे ऑपरेशन के हवाले से कि अब तक की क्या जो है तफसीलात हैं। 3 किलोमीटर तक हमने जो है इसको क्लियर करवा लिया। मुश्किल थोड़ी सी ये दरपेश हो रही है कि हमारी हैवी मशीनरी है और हैवी मशीनरी छोटी छोटी गलियां है नाले के साथ बना के उनके तजावुजात ज़्यादा हैं, तो उनको जो है पहले हम क्लियर करवा रहे हैं, रोड को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद जो है मशीनरी काम कर रही है। काम बड़ी रफ्तार से ही हो रहा है। देखिए, उसके लिए बाकायदा सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर चुके हैं। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट यहाँ महमूदाबाद नाले पर आ चुके हैं। उन्होंने बता दिया है कि इनको कितने महीने का रेंट भी मिल रहा है और किस तरह मकान भी मिल रहा है। उसके बदले में वो पॉलिसी इनको दे चुके हैं। इनके अकाउंट जिनके अकाउंट खुलते जा रहे हैं उनके अकाउंट में जो है पैसा वो आता जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी। उनका कहना है कि रास्ता जो है वो दुश्वार है,
कच्चा पक्का रास्ता है, जिसके बायस जो हैवी मशीनरी है उसको आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले रास्ता जो है वो क्लियर किया जा रहा है, उसके बाद जो मशीनरी वो आगे मूव करती है और जो तजावुज़ात हैं उससे खात्मा किया जाता है, जिसके बायस जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जाए। जबकि इमदादी रकम के हवाले से उनका कहना था कि जिन लोगों ने अकाउंट्स खोल लिए हैं और जो फराम कर दिए गए हैं हुक्काम को, तो उनके अकाउंट्स में जो है रकम जो है वो मुंतकिल की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने की हिमायत कर दी है। बलूचिस्तान हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने की हिमायत कर दी है। बलूचिस्तान हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ दादू में शहरियों ने सुई सदरन गैस ऑफिस के सामने धरना दे दिया। खवातीन बर्तन उठाकर गैस ऑफिस के बाहर पहुंच गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि गैस का प्रेशर न होने से महंगे दामों सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। तो आपको बता रहे हैं गैस लोड शेडिंग है, जिसके खिलाफ दादू के शहरी जो है वो सुई सदरन गैस ऑफिस के बाहर धरना दिए हुए हैं। खवातीन बर्तन उठाकर गैस ऑफिस के बाहर पहुंच गई हैं, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि गैस का प्रेशर न होने से महंगे दामों सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। कराची में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बाद घरेलू सारिफीन सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। गैस न होने के बाद घरेलू ख्वातीन को किन परेशानियों का सामना है, ये जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ समीन नवाज से। जी समीन। जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के कम प्रेशर की वजह से बिलखुसूस जो सफ़ेद पोश तबका है वो खासी परेशानी से दो चार है, क्योंकि गैस का सिलेंडर वो अफोर्ड नहीं कर पाते। खासी महंगाई का ये दौर है जिसमें मुश्किल से घर का गुजारा होता है। ये जो इजाफी अखराजात है जिसमें गैस सिलेंडर शामिल हो जाता है या होटलों से खाना मंगवाना होता है, ये लोगों की जेब पर खासा भारी पड़ता है। मेरे साथ खातून यहाँ पे मौजूद हैं, इस इलाके की रिहायशी हैं। कब से ये परेशानी है? ये हर साल हमारे साथ इसी तरह होता है। ये सर्दियों में ज़्यादातर होता है। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग खाने से सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। जब शाम हो जाती है तो जाहिर बात वरदाने का टाइम होता है, तो ये होता है कि लकड़ियाँ जलाते हैं, चूल्हे में आग जला के बच्चों को रोटी वोटी बना के खिला देते हैं। नहीं तो इस तरह करना पड़ता है कि महंगाई का दौर है, बाजार से मंगाना पड़ता है। कब तक बाजार से मंगाएंगे बच्चों को, किस तरह खिलाएंगे बच्चों को? गैस है नहीं बिल्कुल भी चूल्हों में, और ये देखें बिल किस तरह भेजे जा रहे हैं। हम किस तरह अफोर्ड करें? गैस सिलेंडर में डलवाएं या आग जलाएं? इनका ये कहना है कि चूल्हों में तो गैस नहीं आती, लेकिन बिल हर महीने इजाफे के साथ आ जाते हैं और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट करवानी पड़ती है। गरीब तबका या सफ़ेद पोश तबका बिलखुसूस जो मुश्किल से अपने महीने के अखराजात पूरे करता है, वो इन इजाफी अखराजात को किस तरह से पूरा करे? इनका ये कहना है कि जो गैस की परेशानी का सामना है बिलखुसूस सफ़ेद पोश लोगों को, वो मसला फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर आ सके। समीन, बहुत शुक्रिया। साइट एसोसिएशन कराची के सदर अब्दुल हादी खान का कहना है कि सुई सदरन सनतों को गैस सप्लाई करने में नाकाम हो चुकी है। सुई सदरन लोड मैनेजमेंट करके भी मतलूबा गैस की तलब पूरी नहीं कर पा रहा। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। देखिए, सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड जो है वो इस वक्त इंडस्ट्रीज को गैस की सप्लाई देने में बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पहले इन्होंने नॉन एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज जो कैप्टिव पावर पे ऑपरेट करती थी उनको शट डाउन करने का नोटिफिकेशन दिया फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 जनवरी, जिस पे हमने शदीद एहतजाज भी किया। उसके बाद अब इन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा सप्लाई में कट डाउन कर दिया है। संडे पहले इन्होंने बंद करने का नोटिफिकेशन दिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को, फिर संडे आफ्टरनून में वो नोटिफिकेशन वापस लिया। अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्रीज ऑपरेट नहीं हो सकी, रीज़न भी कि लोगों ने लेबर को नहीं बुलाया था और पहले से शट डाउन का प्लान कर लिया था। अब आज एक हमें नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है जिसमें आज रात 12 बजे से लेके कल रात 12 बजे तक फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को 24 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं सप्लाई गैस की शॉर्टेज की वजह से। सेकेंडली, कल जो गुजर गया ट्यूसडे सुबह से लेके अब तक साइड इंडस्ट्रियल एरिया में गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट 0 प्रेशर है। हम बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हैं इस वक्त, अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं फुलफिल कर पा रहे, अपने कमिटमेंट नहीं ठीक से कंप्लीट कर पा रहे और हमें नहीं समझ आ रही है हम अपने कस्टमर्स को किस तरह फेस करें। रीज़न भी कि हमारी शिपमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिलेज ऑलरेडी हो चुके थे और अब जो पोजीशन है उसमें हमें लग रहा है और मज़ीद डिलेज होंगे, जिसकी बेसिस पे ऑर्डर्स कैंसिलेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा हमें। थैंक यू। गैस बहरान से कुरंगी एसोसिएशन के सनतकार शदीद परेशान है। सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज सलीम उज़ जमा कहते हैं कि निजी बिजली घरों की गैस सप्लाई बंद होने से टेक्सटाइल और
फार्मा समेत कई सनतों का पैदावारी अमल रुक गया है। सनतों को 1.5 से 2 बार प्रेशर मिल रहा है, जिससे इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। इंडस्ट्रीज को इस वक्त गैस की सप्लाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मुनक़ता की जा चुकी है और इसके अंदर नॉन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का पहले कहा गया था कि वो इंडस्ट्रीज जो कि पावर जनरेशन के लिए अपनी इस्तेमाल के लिए गैस को इस्तेमाल कर रही हैं, उनसे कहा गया था कि बंद करें और उनकी फिर गैस आके डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। तो ये एक बड़ी सीरियस क्राइसिस पैदा हो गई है। पहली इंडस्ट्री एक बंद हो रही थी, वो सप्लाई चेन का हिस्सा भी थी एक्सपोर्टर्स की, आपकी फार्मास्यूटिकल भी थी, आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज भी थी, तो वो इंडस्ट्रीज वैसे ही बंद हो गई हैं। अभी एक्सपोर्टर्स को भी कह दिया गया है। तो एक बड़ी मुल्क में इस वक्त एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो गई है। कराची की इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। दूसरी तरफ ये कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी जिसके पास गैस आ रही है उसके अंदर प्रेशर का बड़ा सीरियस इशू है। कोरगी के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं, सेक्टर 15 है, सेक्टर 7A है, वहाँ से हमारे पास काफ़ी कंप्लेन आई है। ये एक बड़ा सीरियस क्राइसिस सिचुएशन है। शहर कायद में गैस बहरान मजीद संगीन हो गया। बरामदी शोबे के बिजली घरों को गैस सप्लाई 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। सनतकारों का कहना है कि बरामदी शोबे का पैदावारी अमल रुक सा गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा हमें। जिस सिंध में गैस बहरान मजीद संगीन हो गया है और उसी सतह गैस की जो 2 गैस फील्ड से गैस सप्लाई मुतासर हुई है, तकरीबन 55 MMCFD गैस की कमी का सामना हो गया, जिसकी वजह से फौरी तौर पे कल रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक 24 घंटे के लिए तमाम कैप्टिव पावर को जो 7 इंडस्ट्री जोन्स में 460 उनको गैस सप्लाई बंद कर दी गई है। उससे सनतकार शदीद परेशान है। उनका कहना है कि जो बरामदी ऑर्डर है बर वक्त मुकम्मल नहीं होंगे और सबसे बड़ा इशू ये है कि तमाम जो सनती हैं उसमें जनरल इंडस्ट्रीज़ भी हैं और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी हैं, उनको जो गैस सप्लाई जो मिल रही है उनका काम चलाने के लिए वो 2 से 2.5 बार प्रेशर आ रहा है। उस पर भी सनतकारों का कहना है कि हमारे जो प्लांट हैं और जो काम करने के लिए जो मशीनरी है वो चलाना इंतहाई दुश्वारी का सामना हो रहा है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो गैस बहरान संगीन होता जा रहा है इसके लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ। साथ में सनतकारों ने ये वाजे और साफ साफ कहा है कि सुई सतह गैस सप्लाई करने में नाकाम हो गई है। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नादरा हुकाम की जानिब से बेफॉर्म जारी ना करने का यह मामला। यतीम लड़की माहम रहमान की नादरा हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। डायरेक्टर ऑपरेशन नादरा और दीगर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने नादरा हुकाम को 21 जनवरी तक जवाब समय तलब कर लिया। बिलाल अहमद हमारे साथ हैं। बिलाल, बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? जी, ये यतीम लड़की है माहम रहमान, जिनकी जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी और जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता समाअत पर नादरा हुकाम को हदायत की बेफॉर्म जमा करा दिया जाए और बेफॉर्म जारी कर दिया जाएगा नादरा की जानिब से। लेकिन आज अदालत को बताया गया कि नादरा हुकाम की जानिब से तौहीन अदालत की गई है, जिस पर दौरान समाअत नादरा हुकाम कमरा अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि बच्ची की गार्जियन अभी तक मुकर्रर नहीं हुए हैं। जब तक गार्जियन मुकर्रर नहीं हो जाता उस वक्त तक बाकायदा तौर पर बेफॉर्म जारी नहीं किया जा सकता, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नादरा हुकाम को नोटिस जारी कर दिए हैं तौहीन अदालत के और साथ ही माहम रहमान के वकील को यह हदायत की है कि गार्जियन के हवाले से भी कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें भी बाकी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से PP 179 कसूर से सियासी समाजी शख्सियत राना मुमताज अली की मुलाकात हुई। राना मुमताज अली ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि फौज गैर जानिबदार इदारा है, इसे सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। पाक फौज ने हर बुरे वक्त में मुल्क को मुश्किलात से बचाया। अंदरूनी और बैरूनी दहशत गर्दी का डटकर मुकाबला किया गया। पाक फौज सैलाब, जलजिला और अवामी खिदमत में पेश रही। ये वक्त सियासत का नहीं, अवामी खिदमत का है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। 24 न्यूज़।